हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल सामान्य ज्ञान संकल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा ले पाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भूकंप, जिसको हम इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं भूकंप के बारे में क्या लिखा हुआ है। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के ढीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था होने पर उत्पन्न होती है। भूकंप क्या है? भूकंप एक कंपन है अथवा लहर है, ठीक है, जो कि हमारी धरती के नीचे, हमारी धरा के नीचे अथवा जो ऊपर चट्टानें हैं, ठीक है, तो उनमें किसी भी प्रकार के ढीलेपन या कुछ हलचल या किसी भी प्रकार की जो समस्थितियाँ होती हैं या कोई क्षणिक अवस्था होती है, तो उनके होने से इसमें जो है लहरें या कंपन उठती हैं भूपटल में हमारे, जिसके कारण ये जो भूकंप है, ये अर्थक्वेक है जो इसका जो ये उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। ये भूपटल के अंदर की कंपन या लहर होती है, जिसके कारण हमारे देश में या ये कहें कि पूरे विश्व में बहुत सारे नुकसान, बहुत सारी आपदाओं से लोगों को बहुत बार गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो भूकंप एक ऐसी अवस्था है जिसमें भूपटल के अंदर कंपन या लहर उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये जो सिस्मोलॉजी वर्ड है, सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा सोशियोलॉजी है, जिसमें मानव समाज में रहने वाले मानव का उनके अन्य सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ संबंधों के विषय में अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो आपके जो मेन पॉइंट्स हैं मैं वही नोट करा रही हूँ आपको, तो आप लोग जो है नोट करते चलिएगा, अपने नोट्स अपने साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा अपने, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि भूकंप में कितने प्रकार की तरंगें होती हैं, ठीक है। भूकंप का अर्थ हमने समझ लिया है और सिस्मोलॉजी वर्ड भी हमने देख लिया है, जिसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ये सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो भूकंप में 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, जो कि हमारी होती हैं प्राथमिक तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें और धरातलीय तरंगें, जिनको हम प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लव वेव्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारी प्राथमिक तरंगें जो होती हैं उनके विषय में अगर हम बात करें तो प्राथमिक तरंगें होती हैं, यह तरंगें पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं। प्राथमिक तरंगें, जिनको प्राइमरी वेव्स कहा जाता है, वे पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं और इनका औसत वेग लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड प्राथमिक वेव का या प्राथमिक तरंगों का वेग होता है लगभग, ठीक है। और यह गति अन्य सभी तरंगों में सबसे अधिक होती है। अन्य सभी तरंगे यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे और आपकी धरातलीय तरंगे, क्योंकि इनकी जो तरंगों का वेग होता है वो इनकी गति जो होती है, इनका वेग जो होता है वो प्राथमिक तरंगों से काफ़ी कम होता है। तो इसलिए प्राथमिक तरंगों को यही कहा गया है कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि भूकंप की 3 प्रकार की तरंगें होती हैं और उनमें से कौन सी ऐसी तरंग है जिसका वेग सबसे अधिक होता है, तो उसका आंसर होगा प्राथमिक तरंगें, जिनको प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। तो यह गति सभी तरंगों में सबसे अधिक होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंगों की, जिनको सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है, और इन्हें कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंगे, सेकेंडरी वेव्स या गौण तरंगे भी इनको जो है कहा जाता है, ठीक है। और यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है और इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये जो प्राथमिक तरंगे हैं, इनसे बिल्कुल आधा इनका वेग हो जाता है सेकेंडरी वेव्स का, जिनको अनुप्रस्थ तरंगे, द्वितीयक तरंगे या गौण तरंगे भी कहा जाता है, और इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरी प्रकार की तरंगे जो हमारी होती हैं धरातलीय तरंगे, और जिन तरंगों को एडवर्ड हफ लव ने लव तरंगों का नाम दिया था, ठीक है।
तो इनकी बात करें तो इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से जाना जाता है और इन तरंगों की खोज एडवर्ड हफ लव ने की थी, इसीलिए इन्हें लव तरंगों के नाम से जाना जाता है। तो ये जो लव तरंगे हैं, इनका नाम लव तरंगे नहीं था, इसकी खोज इन्होंने एडवर्ड हफ लव ने की थी, इसलिए इन्हें लव तरंगे जो है कहा जाने लगा, इसीलिए इन्हें लव तरंगे कहने लगे। तो ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित होती हैं और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। समझ रहे हैं आप? ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और काफ़ी डिटेल में हमने उसका जो रासायनिक परत का भाग था हम वो पढ़ चुके हैं, तो आप पहली वीडियोस भी उसके लिए देख सकते हैं। तो उसमें आपको ठोस, द्रव, गैस और ये सब चीज़ें जो हैं आपको समझ में आ जाएंगी कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या पाया जाता है और ये कैसी कैसी अवस्थाएं हमारी पृथ्वी की संरचना के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है जो आप पहली वीडियो से भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हमने पहली वीडियो में ये सब चीज़ें क्लियर की थी। तो आगे बढ़ते हैं। ये तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि सबसे अधिक विनाशकारी या सबसे अत्यधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी होती हैं, तो वो तरंगे आपकी धरातलीय तरंगे जिन्हें लव वेव्स कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक आपकी तरंगे होती हैं और इनका जो वेग है वो 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड माना गया है। इनका वेग काफ़ी कम है, लेकिन ये धरातल के ऊपर होती है ना, धरातल तक सीमित होती हैं, तो इनका जो यही वेग है ना, यही अत्यधिक विनाशकारी होता है। ठीक है, तो आइए हम भूकंप के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब, तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे भूकंप के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। हमारी सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से हमारी भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली हैं, तो इनको आप साथ साथ नोट करते चलिएगा, अपने शॉर्ट नोट साथ साथ बनाते चलिएगा, आपकी क्लास में काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा आज ही। एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। ये चीज़ हमने एल तरंगे जब अभी डिटेल में पढ़ा तो वहाँ पर भी हमने इस बात का जिक्र किया है। तो एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। केवल पी तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं। जो हमारी प्राइमरी वेव्स होती हैं वो ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, क्योंकि वही बिल्कुल अंदर से वेव्स निकल के आती हैं। जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ना, जो हमारा पृथ्वी का बिल्कुल अंदर का भाग है, वो वहाँ से होकर के निकल के आती हैं। प्राथमिक तरंगे हमारी बिल्कुल अंदर से होकर के आती हैं। ठीक है, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगी कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनका अपना अपना घनत्व होता है। ठीक है, बहुत सारे पदार्थ हमारी पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, तो उन पदार्थों के घनत्व पर डिपेंड करता है, उन पदार्थों के घनत्व पर निर्भर करता है कि हमारे भूकंपीय तरंगों का वेग कैसा होगा। अगर अधिक घनत्व वाले पदार्थों से होकर गुजरती है जो तरंगे, तो हमारा जो वेग है, भूकंपीय तरंगों का जो वेग है वो बढ़ जाता है। और अगर ऐसे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अंदर पाए जाने वाले कुछ ऐसे पदार्थों से होकर गुजरती है हमारी वेव्स जिनका घनत्व कम होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि इनका वेग जो है घट जाता है। ठीक है, तो बस यही है, बिल्कुल एक छोटा सा अच्छा सा पॉइंट था। ठीक है, तो बस वो थोड़ा सा जो है इसमें सब कॉन्सेप्ट लगता है समझने के लिए। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, दोबारा से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। केंद्र भूकंप के उद्भव स्थान को केंद्र कहते हैं। ठीक है, सेंटर की बात हो रही है, तो केंद्र जिसे कहा जाता है वो भूकंप का उद्भव स्थान होता है। ठीक है, जिसे हम भूकंप अर्थक्वेक सेंटर कहते हैं, और उसमें P, S और L
जिनकी हमने पहले भी बात की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंगे केंद्र के पास पहुंचती हैं। ठीक है, जो केंद्र होता है हमारा, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंगे केंद्र के पास पहुंचती हैं। ठीक है, अधिकेंद्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एपिसेंटर। तो एपिसेंटर के अंतर्गत क्या होता है कि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, अधिकेंद्र क्या होता है? एपिसेंटर। और एपिसेंटर जो होता है वो पृथ्वी की सतह पर, केंद्र के ठीक ऊपर होता है, और पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर ये जो बिंदु है पाया जाता है, और इसको ही हमारा अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे यानी कि हमारी प्राइमरी वेव्स पहुंचती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। भूकंप में काफ़ी कुछ अच्छा मिला हमें पढ़ने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करके चैनल से जुड़िए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।